बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी सनी मॉर्निंग। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। सनी मॉर्निंग इसलिए है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, बट एनीवेज इस चीज़ को प्रोग्राम में आगे चलकर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का दिन और इसकी तारीख पे सबसे पहले रोशनी डाल लेते हैं, क्योंकि 28 मई पाकिस्तानी कौम और मुल्क के दिफा के लिए एक इंतहाई अहम और काबिल फ़ख्र दिन है, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान ने भारत को एटमी तजुर्बात की सूरत में मुंह तोड़ जवाब दिया था। 11 मई 1998 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ काज़ाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस के बाद शाहिद हुसैन के हमरा अलमाती में मौजूद थे, जब उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें फ़ोन पर भारत के एटमी धमाकों के मुतालिक खबर दी थी। नवाज शरीफ ने वतन वापसी से पहले उसी दिन काज़ाकिस्तान से उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जहांगीर करामत और दीगर हुकाम को एटमी धमाके करने का टास्क दिया। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि 28 मई 1998 की दोपहर 3:15 बजे एटमी धमाकों से चागे का पहाड़ सुरमई रंग में तब्दील हो गया। एनीवेज, अमरीकी सदर क्लिंटन की 5 टेलीफोन कॉल्स खातिर में ना आते हुए नवाज शरीफ ने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले 6 एटमी धमाके करके अपनी तकनीकी बर्तरी भी साबित कर दी। और यूं हमने देखा कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का किरदार इंतहाई नाकाबिले फरामोश है। ये एक ऐसे साइंसदान हैं और पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्हें दुनियाई तारीख हमेशा याद रखेगी। तो आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो करामात है, उनके जो सारी रही हैं पाकिस्तान के लिए खिदमात, उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ाद कौमों पर जब आजमाइश का वक्त आता है तो वो कैसे डट कर खड़ी होती हैं। अब बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ और फिर बात होगी आज की चिलचिलाती धूप की। यौम तकबीर, मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। नवाज शरीफ की वापसी इत्तेहादी हुकूमत का नया इम्तिहान। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, कराची में हीट वेव का खतरा। गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए स्किल सीखने का बेहतरीन मौका। तो जनाब, इन दिनों भरपूर गर्मी नहीं बल्कि शदीद गर्मी के दिन हैं। हर जीरो जो है वो हल्कान दिखाई दे रहा है। पेशावर से कराची तक गर्मी की लहर बरकरार है और मुख्तलिफ शहरों में शहरियों को हीट वेव के खतरे का भी सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खासा इम्कान है और इस दौरान शहर हीट वेव के शहरी जो हैं वो भी और जो शहर है वो भी हीट वेव की लपेट में रहेगा। इस दौरान दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है, जबकि दिन के बेशतर हिस्सों में शमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। जबकि दूसरी जानिब मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोंटेदोरो 53 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा है। अनबिलीवेबल। अब आपको ये भी बताते हैं कि मुल्क में गर्मी की जो शदीद लहर है उसकी वजूहात क्या हैं। जो महकमे मौसमियात है उसकी रिसर्च ये बता रही है कि पाकिस्तान में मौजूद गर्मी की लहर मौसमियाती और माहौलियाती अवामिल की वजह से है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव की कैफियत बरकरार रहेगी। ताहम वाला इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि जो स्कूल्स हैं वहां पर भी कह दिया गया है कि स्कूल्स जो हैं वो बंद रहेंगे। अच्छा, लाहौर से कॉरेस्पॉन्डेंट फाखरा खलील हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची से अब्दुल वली हमें अपडेट करेंगे न सिर्फ मौसम की सूरत हाल से बल्कि शहरी किस तरीके से इस चिलचिलाती गर्मी को और धूप को काउंटर कर रहे हैं वो भी उनसे जानते हैं। सबसे पहले जरा लाहौर चलते हैं, क्योंकि हम खुद लाहौर बेस स्टूडियो पे मौजूद हैं। फाखरा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी, मौसम के हवाले से मैं आपको आगाह करती चलूँ तो सूरज का पारा जो है आज भी हाई है। झुलसा देने वाली गर्मी की शिद्दत की लहर जो है मुसलसल बरकरार है, जिसकी वजह से शहरी जो है चुभन भरी गर्मी से निडाल। और अगर टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो शहर का जो कम से कम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। जो मौजूदा टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा बढ़ता ही जा रहा है। 5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर उसमें इजाफा बढ़ता जा रहा है। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक
फिलहाल अभी बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, जिसकी वजह से मौसम इसी तरह मज़ीद खुश्क और गर्म रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। और साथ ही साथ PDMA की जानिब से हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया था। हीट वेव से जो शहरियों को ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग और बच्चे और जो मरीज़ हैं उन पर जो हीट वेव का असर सबसे जल्दी हो रहा है, इसीलिए बच्चों को ये भी हिदायती तदबीर कही गई हैं कि वो घरों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें ताकि हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। और इन्हें ये भी हिदायती तदबीर की गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत और जो बढ़ते हुए मौसम में तब्दीली के बायस जो गर्मी बढ़ती जा रही है उससे बचा जा सके। जी ठीक है, गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का कहा गया है। फाकरा हमारे साथ ही रहिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिए कि आप भी अम्ब्रेला लेकर बाहर निकले। वली की तरफ चलते हैं। वली, आप ये बताइएगा कराची का मौसम कैसा है? तो बहुत गर्म, लेकिन आप जरा हमें ये भी अपडेट कर दें कि क्या वहां पर हल्की फुल्की समुद्री हवाएं भी चल रही हैं कि जिससे शहरियों का मूड हल्का फुल्का हद तक थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए? जी बिल्कुल, अगर कराची के हवाले से बात करें तो तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से हम ये देख रहे हैं कि वो गर्मी इस वक्त है जो कि माजी में हम देखते थे कि जून और जुलाई में आया करती थी। और ये भी कहा जाया करता था कि आप अगर गर्मी में कराची जाएंगे तो आपको दीगर शहरों के मुकाबले में उस तरह गर्मी का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि पारा जो है वो बिल्कुल भी 35 और 40 के दरमियान रहा है। और अब बाकायदा तौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 29, 30 और 31 मई को कराची वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि हीट वेव का जो है वो बाकायदा तौर पर इम्कान जाहिर किया गया है। समंदरी हवाएं बहाल रहेगी, लेकिन फिर भी जो ज़ायद उम्र अफराद है या कम उम्र के बच्चे हैं उनको गैर ज़रूरी तौर पर बिल्कुल भी घरों से निकलने से जो है वो मना किया गया है। और अगर वो निकलते हैं तो अपने साथ ज़रूर जो है वो पानी का इस्तेमाल करें। तो आपका जो सवाल था कि किस तरीके से जो शहरी है वो उसका सामना कर रहे हैं, तो कराची वाले जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो वो अपने दिल जो है वो बड़े कर देते हैं। हम सड़कों पे देखते हैं कि मुख्तलिफ ऐसे मकामात है कि वहाँ पर जो है वो शहरियों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत जो है वो बाकायदा तौर पर कैंप्स लगाए गए हैं। वहाँ शहरियों को पानी पिलाया जा रहा है, ठंडे मशरूबात पिलाए जा रहे हैं, ताकि जो सफ़र कर रहे हैं खुसूसी तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके पास कोई छतरी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो शदीद धूप की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ जो शहरी हुकूमत है वो भी हमें एक्टिव नज़र आती है। जो मेयर कराची है, डिप्टी मेयर है, उनकी जानिब से भी यह बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कि कराची के चूँकि 25 टाउन्स है तो वहाँ पर ये डायरेक्शन जारी की गई है कि तमाम तर टाउन्स जो है वो भी हीट स्ट्रोक से बचाव के जो है वो कैंप लगाएं। हम ये देख सकते हैं कि कराची के मुख्तलिफ अजला पर पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से भी कैंप लगाए गए हैं। शहरियों को पानी पिलाया जा रहा है। अब्दुल वली, ये तो बहुत प्यारा जेस्चर है, ना सिर्फ शहरी हुकूमत बल्कि जो शहरी हैं वो खुद भी इसमें लोगों की मदद के लिए सड़कों पर मुख्तलिफ कैंप्स लगाकर बैठे हुए हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, लाहौर एक बार फिर रुख करते हैं। फाखरा हमारे साथ मौजूद है। फाखरा, ये बताइएगा कि क्या लाहौर में भी हीट वेव का खतरा मौजूद है? और दूसरा ये कि ओवरऑल अगर पंजाब की सिचुएशन देखें तो बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो सकती है। आपके पास क्या अपडेट है इस सिलसिले में? जी, लाहौर में भी हीट वेव का जो अलर्ट जारी किया गया है, इसीलिए शहरियों को ये मुताहत रहने के लिए भी हदायत की गई है। लेकिन आज से बारिश की पेशगोई की गई है, लेकिन अभी तक कोई इम्कान जाहिर नहीं किए गए कि जिसकी वजह से बारिश हो तो मौसम में बेहतरी आए। और जो हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है उसके लिए शहरियों को ये भी हदायत की गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी पीने को हवाएँ भी चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो गर्मी और हबस है वो झुलसा देने वाली गर्मी की शिद्दत मुसलसल बरकरार है। पहले की निस्बत जो इस माह पूरे महीने जो गर्मी दिन ब दिन मुसलसल बढ़ती जा रही है और उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। लेकिन अभी बारिशें होंगी तो उम्मीद की जाती है कि मौसम जो है बेहतरी की तरफ जाएगा और जो हीट वेव है उससे भी थोड़ा सा जो शहरी हैं वो बाहर निकल सकेंगे। अच्छा फाकरा, शहरी जो लाहौर के हैं, बड़ा कहा जाता है कि वो जिंदा दिलान है, लाहौर के बासी हैं, क्या उन्होंने भी कराची की तरह कुछ एहतमाम कर रखा है कि वो लोग जो ज़रा सफ़र में हैं या फिर दोपहर में लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, चाहे हॉस्पिटल्स के बाहर हों या किसी मिनिस्ट्री के बाहर हों? जैसे हम अक्सर देखते हैं हमारे ऑफिस की तरफ भी फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस पड़ता है और वहाँ पर भी लंबी कतार में स्टूडेंट्स खड़े होते हैं अपने अपने वीज़ाज़ के लिए। तो कहीं आपने भी पानी के हवाले से या फिर हीट वेव के हवाले से कुछ कैंप्स देख रखे हों शहरी हुकूमत या लोगों की जानिब से?
जी जी, पानी पिलाना तो सुन्नत है और लाहौरिये तो ज़िंदा दिलाने दिल हैं, तो इसीलिए लाहौर के भी कुछ मुकामात पर इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं कि जो रास्ते गुजरते हुए मुसाफिर और जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए पानी के इंतज़ाम किए जा रहे हैं, ताकि गर्मी की जो ज़रूरत है उससे बचने के लिए ठंडी मशरूबात ख़ास तौर पर शहरियों के लिए ये एक्टिविटीज़ लाहौर के अंदर भी की जा रही हैं। ठीक है, चले मेरा एक सवाल है, मैं जरा क्विकली आप दोनों से उस पर लेना चाहती हूँ, वरना प्रोड्यूसर साहब तो कह रहे हैं क्योंकि हमें चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साहब के पास पहुंचना है, शायद अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिर्फ सवाल फाखरा आपसे मेरा ये है कि लाहौर में कहा गया था कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी वजह से आम तातील होगी और स्कूल्स बंद रहेंगे। अब सरकारी सतह पर भी प्राइवेट सतह पर भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन बेशतर स्कूल्स ऐसे हैं जो कि अब भी खुले हैं। क्या हुकूमत इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है? जी, जो स्कूल हैं बच्चों के लिए बंद किए गए थे, लेकिन जो अब हैं छुट्टियां वो जो बड़े स्कूल्स हैं बच्चों के उनके लिए भी बंद, क्योंकि गर्मी जो है सबकी सेहत पे असरअंदाज होती है। इसीलिए जो बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनके लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि जो हीट स्ट्रोक वगैरह इनसे बचने के लिए इनको भी छुट्टियाँ की जाएँ, और जो गर्मी के ये शदीद जो गर्मी पड़ रही है इससे बचने के लिए वो भी मतलब हीट स्ट्रोक से बचने के लिए घरों में रहें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका फाखरा, आप हमें अपडेट करें थे लाहौर से। अब्दुल वली आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे स्कूल्स हैं कि जिनको मैं भी जानती हूँ कि वो अभी भी खुले हुए हैं और पेरेंट्स परेशान हैं कि गर्मी बेहद ज़्यादा है, लेकिन क्या वजह है कि स्कूल्स बंद नहीं हो रहे। कल कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में तफसीलन बात कर सकें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, ज़रा उनसे मालूम करते हैं कि कैसा रहेगा पूरे मुल्क का मौसम। शाहिद साहब बताएगा, क्या अपडेट है मौसम की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे सारी चीजों को कवर कर रहे थे, तो गर्मी की शिद्दत जो 10-12 दिन से बढ़ रही थी, तो परसों का दिन था जो कल से पहले, तो वो सबसे गर्म तरीन दिन था। जिसमें सिंध के टेम्परेचर 52 को क्रॉस कर गए और साउदर्न पंजाब के 50 को क्रॉस कर गए। कल उसमें थोड़ी सी चंद पॉइंट की कमी आई है, क्योंकि ये एक्सट्रीम हीट जो है बढ़ती बढ़ती एक जगह पे जाके अपने एक्सट्रीम पे तो रुकना होती है। अब वो जो उसने पीक थी, जो हमारा अलर्ट भी था कि वो 21 से लेकर 27 तक, तो वो तो उसने पीक गेन कर ली। अब ये है कि उसमें से हवा की डायरेक्ट मगरबी हवाओं का सिलसिला या कोई बारिशों का सिलसिला जो बहुत बड़ा, वो पाकिस्तान में कोई दाखिल होने वाला नहीं है। और उससे ये कि अब थोड़ी सी हवा की सिब्बत बदलने से हवा में थोड़ी सी नमी का तनासब बढ़ रहा है, और उसके साथ जितनी गर्मी है तो उससे क्या होगा कि लोकल कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी, कुछ जो है आंधी चलने से थोड़ा सा रिलीफ आएगा। मौसम बिल्कुल कंफर्टेबल तो नहीं होगा। ये क्या सिर्फ सिंध के इलाकों में ही होगा, आंधी चलेगी और मौसम थोड़ा बेहतर होगा, या फिर पंजाब के जिला में भी कोई ना कोई हल्की फुल्की बारिश? जी, पंजाब में भी होगा, लेकिन बारिश जो है वो किस जगह पे कोई बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी। पहाड़ी इलाकों में या सब माउंटेन एरिया में हल्की बारिश होगी, बाकी चंद एक छींटे पड़ेंगे, तेज आंधी आएगी, गर चमक होगी, बिजली होगी, तो वो तेज हवा से गर्मी का जो एक दौर है, ये जो थोड़ी सी हीट है थोड़ी सी कम हो जाएगी और रात को या शाम को थोड़ा बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस हीट से जब रिलीफ आएगा टेम्परेचर फिर भी 40 से नीचे नहीं आएंगे। अच्छा, देखिए मैक्सिमम, लेकिन अभी जो साउदर्न पंजाब के 50 को टच कर रहे हैं दूसरे, उससे 4 डिग्री का फर्क आएगा। और डेफिनेटली जब एक्सट्रीम हीट में 4 डिग्री का फर्क आएगा तो वो महसूस तो होगा, लेकिन बहुत बड़ा कोई बारिशों का, क्योंकि आजकल हवा में नमी का तनासब तो कल के दिन में या परसों में दोपहर को 7-8% पे चला जाता है। तो जब हवा में नमी नहीं होगी तो सिस्टम तो पूरा बनेगा, हीट से लो प्रेशर एरिया भी बनेगा, उससे आंधी आएगी, क्योंकि उसमें हवा में नमी नहीं तो फिर बारिश अच्छी नहीं हो सकती। चंद एक छींटें कहीं पड़ जाएंगी, जहां से उसको लोकल नमी मिलेगी, जैसे पहाड़ी इलाके या इस्लामाबाद जहाँ से उसके ऊपर बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, तो वहाँ थोड़ी दरमियानी सी बारिश होती है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि इस दरख्त की वजह से बारिश और बादल जो हैं उनको थोड़ा सा एक वो क्योस बनता है। और ये अभी बुखारात के हवाले से जब हम लोग बात करते हैं, बचपन में भी बढ़ते चले आए हैं कि ज्यादा जहाँ पर ग्रीनरी होती है, सब्जा होता है, तालाब होते हैं, तो ये सारे मामलात होते हैं। एनीवेज, मैं वाकई पूछना चाह रही हूँ, अगर शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्री मॉनसून कब तक एक्सपेक्टेड है? प्लीज क्विकली आंसर कीजिएगा। प्री मानसून की बारिशें ये 15 जून के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी, और इस साल का मानसून जो है वो भी टाइमली जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत दफा ऐसा होता है कि मानसून लेट हो तो जुलाई के 2 या 3 हफ्ते और सख्त गर्मी में गुजारने पड़ते हैं, और एग्रीकल्चर के हवाले से भी उन दिनों में पानी की बड़ी जरूरत होती है, चावल और दूसरी
तो इस साल इंशाल्लाह मानसून का जो सीजन है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक तक के लिए जो लोग हैं वो तैयारी पकड़ ले, क्योंकि तब तक अगर टेम्परेचर रहा भी तो कहीं ना कहीं अगर बहुत कम भी हुआ तो कहा यह जा रहा है पंजाब और सिंध में 40 पर जाके रुकेगा, 40 से नीचे नहीं आएगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात कीजिए, पानी का इस्तेमाल कीजिए, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए और ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें जिससे आपका मैदा गर्मी में जकड़ा रहे, या फिर आप गर्म तासीर वाली ग़िज़ाओं से भी परहेज करें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। और अभी का हम अपडेट आपको दें कि मुल्क भर में यौम तकबीर मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है और यही वजह है कि मुल्क भर में इस दिन की मुनासिबत से सुबह सवेरे ही मुख्तलिफ मसाजिद में कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। आपको बताएं कि उलमाए कराम ने इस सिलसिले में कहा कि 28 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में नहायत अहमियत का हामिल है। आज पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है। पाकिस्तान आज 1998 के मुकाबले में पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। तो ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्तलिफ मकामात के, मुख्तलिफ मसाजिद के, कि जहाँ पर पाकिस्तान और कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। सुबह सवेरे कुरान ख़वानी और दुआओं का अहतमाम किया गया और इस मौके पर मौजूद उलमाए कराम ने जब वहाँ पर शुरका से ख़िताब किया तो इस बात का इजहार किया कि 28 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में नहायत अहमियत का हामिल है, जबकि आज पूरी कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद है। पाकिस्तान आज 1998 के मुकाबले में पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। ब्रेक के बाद जरा कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासत के हवाले से, क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और ये दो हवालों से इंतहाई अहम होने जा रहा है। एक तरफ तो आज 28 मई है और यकीनन एटमी धमाकों का क्रेडिट हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देख रहे हैं कि वो ले भी रही है, क्योंकि दूसरी तरफ आज मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब होने जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के नए सदर मुंतखब होने जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज की जनरल काउंसिल के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है कि जिसके मुताबिक इजलास में सदर के ओहदे का इंतखाब किया जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हैं। पार्टी सदर का इंतखाब इंतहाई शफाफ तरीके से होगा। साथ ही साथ ये भी कहना था कि अल्लाह ताला बारी PTI को मुजीबुर रहमान जैसे अंजाम से बचाए। अब ये गुफ्तगू उन्होंने क्यों की है, इसका हम ये देखते हैं कि एस्पेक्ट ये है कि कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से और खुद बिलखुसूस बानी PTI के अपने ऑफिशियल अकाउंट से कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि जिससे ऐसे लग रहा है कि वो अब यूं कह लीजिए कि एक बड़े अरसे से एक ऐसी रविश की तरफ चल पड़े हैं कि जहां से उनके लिए मामला बहुत ही ख़राब होने जा सकते हैं। शेख मुजीबुर रहमान का मैं यहाँ पर नाम लूँगी कि जहाँ पर उनसे उनकी वफादारी अचानक ही बढ़ गई है और कहा यह जा रहा है कि जिस किसी ने भी उनको ये मशवरा दिया है यकीनी तौर पर खुद PTI भी और बानी PTI भी अपने आप को आग के दरिया में फेंकने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। एनीवेज ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे सिलसिले में बात करेंगे। ताहिर मलिक साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि यौम तकबीर के जिसके हवाले से आज आम तातील का ऐलान भी कर दिया गया, बड़े अरसे के बाद हम यौम तकबीर की छुट्टी मना रहे हैं, अचानक ऐसा क्यों हुआ? और दूसरा ये भी कि इस चीज को लेकर PTI के अंदर जो शुकूक शुबहात पाए जा रहे हैं वो ये है कि साइफर केस के मामले पर चूंकि छुट्टी पूरे मुल्क की कर दी गई है तो अदालत ने भी डेफिनेट सी बात है अदालती कार्रवाइयों को मुअत्तल कर दिया, तो उनकी ये कहना है कि साइफर केस का जो फैसला महफूज होना था अब उस केस को भी मुअत्तल या ताखीर करने के ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप रोशनी डालिएगा जरा इस पर। पहले तो जो आपने यौम तकबीर के हवाले से बात की है, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ का क्रेडिट नहीं है, ये पाकिस्तान का एक बड़ा लम्हा है और इसमें मेरे ख्याल में बड़ा जुल्म ज्यादती होगी अगर जुल्फकार अली भुट्टो से बात शुरू ना की जाए। तो सुनने में है कि ये 70s में ये मुल्तान में खैमे जहाँ पे लगे थे वहां पे उन्होंने पाकिस्तान के जो नामवर साइंसदान उस जमाने में थे जो बाहर पढ़ रहे थे उनसे काम शुरू किया। तो मेरे ख्याल भुट्टो का जिक्र ना करना नाइंसाफी हो गया एटम के साथ। तो आई ऑनेस्टली कंसिडर जुल्फकार अली भुट्टो एज ए फादर ऑफ पाकिस्तानी एटम बम। इसके साथ फिर सारी आपकी एस्टैब्लिशमेंट आती है, नवाज शरीफ का भी क्रेडिट है। तो ये तो आपका जो पहली बात ही आपने कर दी। अब जो दूसरी आपने बात की है वो
मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून के लिए कोई ऐसी कोई चीज नहीं उनके हाथ में आ रही जिससे वो एक वेव बनाए, पॉपुलैरिटी साबित करें। तो नवाज शरीफ को बड़ा माजी में जाना पड़ा 25-30 साल पीछे जाके कि जी मैंने बम बनाया था। तो आज वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली वो बिला मुकाबला हो जाएंगे, उन्होंने छुट्टी दे दी। आज उन्होंने तकरीर करनी है और सुनने में आया कुछ तकरीर में भी वो कुछ इस तरह की बातें करने का उनका प्लान है कि जनाब वो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात की ऑफर करें, वो चाह रहे हैं कि सारी पार्टीज को के मिलके चलें और वो एक दावत भी देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जो इनसाइड मुझे पता चली वो यही है, उनका प्लान यही है कि जो सियासी स्ट्रेस है जो हमारा मुस्तकिल है, माजरा लड़ाई झगड़ा, इसको कम करके आगे चले। मलिक साहब, किसको दावत देंगे मुज़ाकरात की? आपको लगता है कि पीटीआई को? जी हाँ, पीटीआई को देंगे, क्योंकि असल में इस हाथ में कुछ नहीं है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है। जब पॉलिटिशियन जो होता है उसको हमेशा कोई नॉर्मली अगर आप देखें, अगर दुनिया में ट्रेंड देखें तो आप हमेशा मुस्तकबिल के ख्वाब भेजते हैं। हमारा सियासतदान यहाँ था कि हम माजी में जा रहे हैं कि 25 साल पहले हमने बम चलाया था, चलो आज छुट्टी कर लेते हैं। और छुट्टी करने का भी अंदाज हमारा बता रहा है कि हमने एज ए स्टेट, एज ए सोसाइटी कितनी तरक्की की है कि हमने रात को बता दी है छुट्टी, और हर बंदा परेशान था सुबह स्कूल जाना है कि उधर जाना नहीं। तो एक जल्दी में फैसला किया गया कि किसी तरह अटेंशन ली जाए मीडिया से, एटम बम के नाम से नवाज वापस लाया जाए। मगर मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान ने सिक्योरिटी अपनी ली है। मगर अल्टीमेटली जो मसले हैं, जो बड़े एटम बम से बड़े मसले हैं, वो गुर्बत है, वो बेरोजगारी है, वो महंगा तेल है, महंगा पेट्रोल है। तो वो नवाज शरीफ के जो ऐसे बम तो हुकूमत हर महीने हर हफ्ते अवाम पर गिराती रहती है मलिक साहब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से और सोशल मीडिया हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान साहब के जो नारे बुलंद किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें इस मुल्क का हीरो दिखाया जा रहा है, ये सारा माजरा क्या है? कि आपको नहीं लगता कि जिस किसी ने भी ये मशवरा या ये बात उनके जहन में डाली है वो खुद पीटीआई का बटा बिठाने के लिए इस वक्त सरगर्म है? और मैं तो ये कहूंगी कि पीटीआई इस तरह से करके अपने पॉम पे खुद बहुत बड़ा कुठारा मारने जा रही है। देखिए, अगर आप पावर पॉलिटिक्स की बात करती हैं तो आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, आप ठीक कह रहे हैं। मगर मैं एनालिसिस दे रहा हूँ, मेरी आपकी पोजीशन क्या है ये चाहिएगा। मुझे लगता है कि खान ने ये फैसला किया कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट मजीद अपनी पोजीशन लेते हैं। अच्छा। तो वो सिंबॉलिक कर रहे हैं 71 को कि जब पाकिस्तान टूटा था तो इसकी जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट थी। वो जनरल याहिया को हिट कर रहे हैं कि ये जो नॉन डेमोक्रेटिक फैसले हुए पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। बेसिकली वो इनडायरेक्टली अपने लिए सपोर्ट पैदा कर रहे हैं। वो बताना ये चाह रहे हैं कि जो हो रहा है, एक चीज बिल्कुल साबित हो गई है कि पीटीआई ने अपना दुश्मन नून को या पीपल्स पार्टी को या सियासतदानों की बजाय एस्टैब्लिशमेंट को बना लिया है। वो बराह रास्त समझते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ ज्यादतियां कर रही है, हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ फिर हमें जो ताकत का जो उनका ख्याल है कि हुकूमत उनकी होनी चाहिए। तो वो अपने वोटर को, अपने जो उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ी क्रिस्टल क्लियर लाइन दे रहे हैं। अब ये पॉलिटिकली पॉपुलर हो सकती है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी दुरुस्त है। मैंने कोशिश की है कि आपको पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए। बहुत शुक्रिया। लेकिन मलिक साहब, अच्छा इस तरह ये बताइएगा कि यहाँ पे मैं आपका खुद का भी ना एक जाती एनालिसिस लेना चाहती हूँ कि जो सिचुएशन डेवलप हो गई है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, और जिस तरीके से वो अपने अब वोटर को भी सरगर्म कर रही है, क्योंकि तारीख हमें यही बताती आई है कि जिस किसी ने भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ पंगा लिया है, बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लीजिए, वो हमेशा इक़्तिदार छोड़कर घर वापस ही गए हैं। एक तो पहले ही आपके पास इक़्तिदार नहीं है, आप अडयाला जेल में हैं, फिर जिस तरीके की कैंपेन हो रही है, ये तो मजीद या तो खुद को दीवार से लगाने वाली बात हो गई, या फिर हम ये कहें कि दो हाथियों की जंग में नुकसान किसका होगा? मुल्क का होगा, सियासत का होगा, जमहूरियत का होगा? एक बार फिर से देखिए, मेरी आपने राय पूछी है तो मेरी राय में तो डेफिनेटली पीटीआई मकबूल है, उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। मगर जो असल सवाल है, आप जो बात कर रही है बड़ा सही कर रही है, और आपकी एज से जो मुझे समझ आ रही है, बड़ी रियलिटी आप बता रही है। मगर आप एक चीज भूल रही हैं, इससे बड़ी रियलिटी पाकिस्तान में 9 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी रहते हैं। 15 करोड़ वो गरीब है, यानी कि बिलो पॉवर्टी का मतलब है $10 a डे, और गरीब का मतलब $2 a डे। तो जिस मुल्क में 16 करोड़ लोग गुर्बत जैसी बीमारी का शिकार हो, बिजली का बिल आपने $1 देना हो, जब आप पेट्रोल दें, आप अभी जाके अमेरिका की प्राइस चेक कर लें, 1 लीटर जो पाकिस्तानी आप 280 रुपए का ले रहे हैं वो 280 रुपए का अमेरिका में है। बिजली का रेट आपका के बराबर है। कमाते आप रुपए में, खर्च आप डॉलर से है। जो मैं चीज साबित करना चाह रहा हूँ, मैं कोई
पीटीए का स्पोक्समैन नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सोसाइटी में गैप इतना है, अग्रेशन इतना है, मसाइल इतने हैं, मायूसी इतनी है, तो उनको वो हीरो अच्छा लगेगा जो मौला जट होगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल 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 मलिक साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन क्विक कमेंट सिर्फ आपकी राय लूंगी कि ये सिचुएशन ऐसी आ चुकी है डू और डाई? नहीं, ये पाकिस्तान की अवाम को जीतना है, उनको तालीम चाहिए, उनको सेहत चाहिए। इमरान खान चला जाए, पीटीआई चले गए, ये स्ट्रगल जारी रहेगी। आपको गलत फहमी है, दिस इज नॉट इमरान खान, दिस इज द पीपल रिक्वायरमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध का ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय दे रहे थे। महाराना तौर पर वो उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस रखे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इस किस्म की कैंपेन की जा रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, पाकिस्तान। जी वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान वंस अगेन। और अभी एक अहम खबर है वो आपके साथ जरूर इस वक्त शेयर करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा और उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। पार्टी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 12 बजे तक वसूल किए जाएंगे, जबकि कागजात की जाँच पड़ताल दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक होगी। नवाज शरीफ का नून लीग का सदर बनने का कभी इम्कान है। अपडेट आपको कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आज एक अहम इंतखाब होगा और इस इंतखाब में आज नए सदर का तयन हो जाएगा। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का अमल जारी है। इसी बारे पे मज़ीद बात करते हैं, वकास गौरी हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताएगा किसने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं? जी, मुस्लिम लीग नून के नए सदर के इंतखाब के लिए 11 कागजात नामजदगी जो हैं वो कल हासिल किए गए थे। आज 12 बजे तक का वक्त है कागजात नामजदगी जमा करवाने का। जो जिन शख्सियात ने कागजात नामजदगी हासिल किए उनमें इसहाक डार, अनुशे रहमान समेत 4 सूबों से मुख्तलिफ ओहदेदार शामिल हैं। तमाम पार्टी राय के मुताबिक ये जो कागजात हैं ये मियां नवाज शरीफ के लिए ही हासिल किए गए हैं और जिन शख्सियात ने ये कागजात हासिल किए हैं वो मियां नवाज शरीफ का नाम ही जो है तजवीज़ करेंगे। आज 10 से 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे, जिसकी जांच पड़ताल 1 से 2 बजे होगी, जिसके बाद 3 बजे मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास निजी होटल में होगा और कभी इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ ही एक मतलब फिर मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका वकास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जी, तो अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे सेगमेंट की तरफ मैं आप लोगों को लेकर जाना चाह रही हूं जो कि इस वक्त सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं और इस वक्त पेरेंट्स स्पेशली माएँ उनके लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो चुका है कि उन्होंने इन गर्मी की छुट्टियों में आखिर करना क्या है। क्योंकि रवायती तौर पर तो अक्सर हमने यही देखा है कि अमूमन ख़वातीन जो होती हैं या तो वो अपने मैके चली जाती हैं जिसे हम नानी अम्मी का घर कहते हैं, या फिर वो लोग जो कि ज़रा सेपरेट रह रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि आधी छुट्टियाँ नानी के घर तो आधी छुट्टियां दादों के घर हो जाए। कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है और कुछ माएँ इससे भी बढ़कर एक काम करती हैं, वो अपने बच्चों को समर कैंप में एडमिशन दिलवा देती हैं। क्योंकि गर्मियों के दिन थोड़े खासे बड़े होते हैं तो खुद भी खवातीन को समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चों को उन्होंने मैनेज कैसे करना है। तो उन खवातीन के लिए आज हमने एक हल निकालने की कोशिश की है और उन बच्चों के लिए भी कि किस तरीके से हम बच्चों की समर वेकेशंस को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर तालीम अंबर उमर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अंबर, मुझे ये बताइएगा कि हर बार गर्मियों की जो छुट्टियां हैं स्पेशली तो वो पेरेंट्स को एक मौका दे रही होती हैं कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ उनकी काउंसलिंग होती है, कुछ उनकी ग्रूमिंग होती है, लेकिन अक्सर औकात हमारे यहाँ जो रवायती तरीका जो कि मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ होता वो ऐसे। और अभी भी मैं यही सोच रही हूँ कि 80% जो खवातीन है ना हमारे पाकिस्तान की, उन्होंने यही प्लानिंग कर रखी होगी। कितना जरूरी है पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड बनना इन समर वेकेशन के दौरान? बिल्कुल, मैं यही बात करने जा रही थी आपसे कि समर वेकेशन जब आती है तो पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कि समर वर्क मिल गया, समर होमवर्क मिल गया। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इट्स अ केक वॉक। और मैं समझती हूँ कि सबसे पहले जो है छुट्टियों के होमवर्क के बजाय बच्चों को ये पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हमने अपना बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपना कनेक्शन कैसे बनाना है अपने बच्चों के साथ। क्योंकि उनका कनेक्शन जो है वो पेरेंट्स के साथ नहीं, अब तो मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्शन बन गया हुआ है। स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया हुआ है बच्चों का कि उनका कनेक्शन पेरेंट्स के साथ, कहते हैं ना पेरेंट्स कहते हैं मेरे पास आते हैं
पेरेंट्स बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा बात नहीं मान रहा क्योंकि आपका कनेक्शन ही नहीं उसके साथ बना हुआ। तो क्या है कि हमें अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत कम करना है, लिमिट करना है। और वो कैसे किया जाए कि जब आप उनको अपने साथ इंगेज करेंगे, अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे। और वो कैसे किया जाए, आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं घर में, माएँ किचन में काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, कपड़ा संभालती हैं, घर का सफाई करती हैं, तो वाई नॉट कि अपने बच्चों को इंगेज क्यों नहीं करती हैं उनके साथ। अपने बच्चों को इंगेज करें अपने साथ, अपनी उनकी कबर्ड उनको स्किल्स सिखाएं। बिल्कुल किए जाते हैं कि बात की जाती है, स्किल्स होती हैं कि जी कंप्यूटर चलाना आ जाए, एग्जैक्टली ऑपरेट करना आ जाए, ये स्किल्स हो गई कि उसने कोई कोर्स कर लिया। हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, ये भी स्किल्स हैं। हाउ टू सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स सिखाएं उनको, सोशल स्किल्स सिखाएं। अब वो कैसे सिखाएं, जैसे आपको कमरे की क्लीनिंग के लिए उनको ड्यूटीज दे दें कि आपने अपना कमरा खुद साफ करना है, अपनी कबर्ड खुद मैनेज करनी है, तो दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट स्किल्स। अब कुकिंग है, बेकिंग है, इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट कि आपने बच्चियों को दोनों को आप कुकिंग सिखाएं, अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व करें। अब देखें इसमें स्टडी भी आ जाती है, इंटीग्रेट करें उनके सब्जेक्ट्स को अपनी रियल लाइफ एक्टिविटीज के साथ। अब वो कैसे किया जाए, जैसे कुकिंग कर रही है, बेकिंग कर रही है, कोई भी डिश उनकी फेवरेट डिश उनके साथ बेक करें और डिफरेंट स्टेप्स उनको बताते जाएं कि आप कौन सा स्टेप आया, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड है। उनको राइटिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट मीडियम कि आप उसको वैसे ऑरली डिस्कशन कर सकते हैं, डिस्कशन पार्ट कर सकते हैं, या आप उनको लिखवा भी सकते हैं। इट वाज फन होगा, इट वुड बी फन। सो उसके बाद आप जो है जैसे मैंने कहा था रूम क्लीनिंग होगी, क्लीनिंगनेस में हम बच्चों पे फोकस नहीं करते। एक तो पेरेंट्स को अपना एक रोल मॉडल बन के दिखाना है। हम बच्चों को कहते हैं ना कि रैपर डस्टबिन में फेंकना है, और खुद पेरेंट्स जो हैं वो गाड़ी के बाहर रैपर फेंक रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा होता है। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया, ये नहीं कि सिर्फ लोगों को देखती हूँ, खुद मैंने एक्सपीरियंस भी किया। फिर बच्चे खुद क्वेश्चन करते हैं कि मामा आप तो रैपर बाहर फेंक रही हैं, आप क्लीन डस्टबिन तो है ही नहीं। मैंने कहा मैं डस्टबिन नहीं है तो इसको आप गाड़ी के किसी भी कैबिन में, यही से पता चलता है कि बच्चे की चीजें कितनी जल्दी पिक करते हैं कि वो ये पिक कर रहे हैं कि हमें तो कहा जाता है कि डस्टबिन में डालो, मामा ने खुद बाहर फेंक दिया। अच्छा, एक और बड़ा मामला है अमूमन, क्योंकि गर्मियों के दिन है ना, तो दिन जरा लंबे हो जाते हैं, खवातीन की भी कोशिश होती है कि चलें जरा नींद थोड़ी पूरी कर लें, जो बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए, उठने के लिए उनको 6:30 पौने 7 बजे उठना पड़ता है। बच्चे बाहर सोसाइटी के पार्क में खेल रहे हैं, गली मोहल्लों में खेल रहे हैं, खुद खवातीन सो रही हैं, और फिर उन्हें होता है कि चलो खेल रहे हैं ना खेलने दो। उस खेलने कूदने में बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माँ को कुछ खबर नहीं होती। तो ये बच्चों की मेंटल हेल्थ पर कितना असर डालता है? आप ये देखेंगे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आप कह रही हैं ना भाई खेलते हैं, पेरेंट्स भाई खेलने भी नहीं देते, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल भी खेलने देते। बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ में देखें बच्चे घर में ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास गैजेट्स हैं, उनके पास वीडियो गेम्स हैं, उनके पास टीवी है, उनके पास फोन, आईपैड्स है, हर सहूलत उनको दी गई है। और जी उनके पास बेशुमार टॉयज होते हैं। जी बच्चे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि जी बहुत सारा सब कुछ लेके दिया है हमने अपने बच्चों को, सब कुछ फैसिलिटीज दी हुई हैं, और वो इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम कहते हैं जब बहुत ज़्यादा टॉयज बच्चों के पास हो जाती हैं, बहुत ऑप्शंस होती हैं, उनको कहते हैं टॉय सिंड्रोम। टॉय सिंड्रोम क्या होता है कि जब बच्चों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाती हैं ना, तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता, वो एक एक्टिविटी पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अपने बच्चों को लिमिटेड टॉयज दें, अपने बच्चों को लिमिटेड मटेरियल दें, ताकि वो इस पर फोकस, नो डाउट पेरेंट्स कहते हैं हम लेके दे सकते हैं, नो डाउट लेके दे सकते हैं कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जो है वो लिमिटेड टॉयज दें, ताकि वो उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। और दूसरा है केयरिंग का एलिमेंट नहीं हम बच्चों को बताते। बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? क्योंकि हमने इनको केयरिंग का एलिमेंट ही नहीं बताया कि केयर कैसे करनी है, शेयरिंग कैसे करनी है। तो आप ये डेली एक्टिविटीज़ में अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस बताएंगे। जब मैं आपकी एज का होता था तो फिर मैं क्या करता था? तो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस जितना बच्चा सीखेगा उतना ही बच्चों की डेवलपमेंट होगी, बिल्कुल स्किल्स के साथ साथ चलती जाएंगी। अच्छा, बच्चों की सबसे पहली जो ख्वाहिश होती है इन छुट्टियों में, वो ये होती है कि अम्मा अब्बा हमें कहीं पे घुमाने क्यों नहीं लेके जा रहे, या लेकर कब जाएंगे। कितना इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को आप कुछ ना कुछ ऐसी जगहों पर लेकर जाएं कि जहां पर आप और मतलब एक फैमिली टाइम आप स्पेंड कर सकें, थोड़ा सा टाइम निकाल सकें, क्योंकि सैरो तफरीह बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों के माइंड सेट जो हुआ होता है घर में रहकर, फिर स्कूल जाना, अब उनको रिलैक्सेशन चाहिए। अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हुए हैं घर में रहने के, और वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी हो गए हैं। अब उनको डिफरेंट एक्टिविटी चाहिए। अब उनके लिए जैसे कि
पेरेंट्स को भी खुद एक रिलैक्सेशन के लिए भाई जाना पड़ेगा, तो उनको क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जाएं, फील्ड ट्रिप हो या फिर अपनी फैमिली ट्रिप अरेंज करें, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, पास नहीं, लेकिन बच्चों को घुमाने लेके जाएं ताकि वो मेंटली फ्रेशनेस उनमें आए, और फिर जब वो वापस आएंगे तो उनको जब वो लेके जाते हैं, एक और पॉइंट मेरे माइंड में है कि जब वो लेके जाते हैं तो फ़ोन तो बहुत यूज़ करते हैं बच्चे, तो वाई नॉट कि उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए, उसको बच्चों को दें कि आपके पास जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेक ए पिक्चर, उसको ऑब्जर्व करें, उसको पिक्चर लें, फोटोग्राफी स्किल्स सिखा सकते हैं। अपने बच्चों के आइडियोलॉजी का पता चल जाएगा कि वो नेचर को किस तरह से देख रहे हैं, किस जाविये से देख रहे हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स सिखाएं उनको, फोटोग्राफी स्किल्स भी सिखा सकते हैं, क्यों हम उसको यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्टिव वे में। और उसके साथ साथ बच्चों को फिर आप ये भी कर सकते हैं, स्मॉल डायरीज बुकलेट्स लेके जाएं साथ, जो जैसे म्यूजियम लेके जाते हैं आप, मैं जब अपने बच्चों को म्यूजियम लेके जाती हूँ तो साथ छोटी सी बुकलेट देती हूँ और साथ पेन देती हूँ, और दे नोट डाउन ऑल द थिंग्स एंड लिस्ट डाउन कि मैंने ये देखा, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, चाहे वो ड्रॉ करें चाहे वो लिखें, अगर लिख सकते हैं तो लिखें, जो ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ करें, तो उनके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग ये ट्रिप हो जाता है बच्चों के लिए, और इंफॉर्मेटिव भी बन जाता है, और उनके लिए उनके पास एक रिकॉर्ड भी हो जाता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ ये जानना चाह रही हूँ, आजकल आपने देखा ना कि बच्चे जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए बैठते हैं तो इस किस्म का टिकटॉक का कंटेंट आ रहा है, कुछ और कंटेंट आ रहा है कि बच्चे वो अल्फाज पिक कर रहे हैं कि जो हम पेरेंट्स बोलना भी नहीं चाहते। एग्जैक्टली। और इंडियन कंटेंट तो बहुत ज़्यादा हमारे फीड में मौजूद होता है, जिससे पेरेंट्स भी बड़े परेशान हो जाते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को यूनिवर्सल लैंग्वेज में इंग्लिश की बात करूँ कि इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्रीज दिखाए जाएँ, नेटफ्लिक्स पर कुछ छोटे छोटे सीजन या मूवीज़ दिखाए जाए जो कार्टून बेस्ड मूवीज़ हैं। इसलिए मैं इससे लिंक करूंगी जो आपका हॉलीडेज होमवर्क होता है, अच्छा, उसमें कोई ना कोई टॉपिक होगा, अब क्यों ना उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस, उनके रिलेटेड जितने भी डाटा है, हिस्ट्री है, अब उनको एक्सप्लोर करना बच्चों को बताएं, और अनअटेंडेड मत छोड़ें। बच्चे 4-4 घंटे 3-3 घंटे फ़ोन देखते हैं, स्क्रीन टाइम में रहते हैं और अनअटेंडेड होते हैं, और वो इस तरह के शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं वो देख रहे हैं, लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ बच्चे मेरे इस तरह की वर्डिंग यूज़ कर रहे थे, मैंने कहा मैंने तो घर में कभी ऐसा वर्ड बोला ही नहीं, हाँ। तो ये कहाँ से सीखा है? तो कहते हैं कि ना वी हैव सीन शॉर्ट्स, हमने देखी थी, उसमें बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो वो इस तरह की वर्डिंग यूज़ कर रहे थे, तो मैंने देखा कि नहीं, अनअटेंडेड इनको नहीं छोड़ना, स्क्रीन टाइम लिमिट कर दें अपने बच्चों का, और अगर आपने देना भी है तो जस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा पर डे 1 आवर, दैट्स इट। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इस पे बहुत सारे सेगमेंट्स भी कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं पेरेंट्स जो हैं वो चीज़ को नहीं समझ पा रहे, या फिर अब यूँ कह लीजिए कि बच्चे उनके बस से बाहर हो गए हैं, बच्चे रोने लग जाते हैं, बच्चे नाश्ता नहीं करते, बच्चे खाना नहीं खाते कि जब तक हमें फ़ोन नहीं देंगे, जब तक आप हमें आईपैड नहीं पकड़ाएंगे, कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ, हम ये काम करेंगे ही नहीं। तो पेरेंट्स को इंकरेज करना चाहिए खुद को कि दे से नो टू स्क्रीन टाइम। अच्छा अंबर, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है उन लोगों के लिए जिनकी अफोर्डेबिलिटी ना तो नेटफ्लिक्स की है, ना डॉक्यूमेंट्रीज की है, ना सीजन्स की है, जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को किसी नॉर्दर्न साइड या कहीं और लेकर चले जाएं कुछ करने के लिए। ऐसी माओं को आप क्या एक्टिविटी सजेस्ट करेंगी कि स्पेसिफिकली आप चलें, ये 2-3 एक्टिविटीज़ अगर आप कर लें तो आपका वो कम बजट में रहते हुए आपके मामला बिल्कुल कम बजट में रह के बच्चों के साथ अपने साथ इंगेज कर सकते हैं। उनको देखें, बच्चों के कुछ डिफरेंट डेवलपमेंट होती हैं, डिफरेंट उनकी स्किल्स होती हैं, इनको हमें एक्सप्लोर करना होता है। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है पेंटिंग में, तो आपके भाई ना आपका पेंटिंग उसको करवाएं, उनको डिफरेंट उनको मटेरियल प्रोवाइड करें। एनवायरनमेंट देखें, लर्निंग एनवायरनमेंट हम घर में भी दे सकते हैं, जैसे स्कूल में क्लास में एक लर्निंग एनवायरनमेंट होते हैं, डिफरेंट कॉर्नर्स बने होते हैं, रीडिंग होती है, फिर उनका राइटिंग पेंटिंग कॉर्नर होता है, तो वाई नॉट आप घर में भी ये एनवायरनमेंट उनको दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको पेंटिंग का अगर उनको शौक है तो पेंटिंग करवाएं, कुकिंग का शौक है तो कुकिंग करवाएं, तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ घर में करवा सकते हैं। और कुछ पेरेंट्स को समझ नहीं आता हम क्या करें, यूट्यूब है, यूट्यूब में सर्च करें, गूगल में सर्च करें, आपको बेशुमार एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी करवाने के लिए घर में, और लिमिटेड रिसोर्सेज में। वही बात आ गई है कि सोशल मीडिया का आपने जो यूज है उसको कितना फ्रूटफुल बनाना है, अब आप पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक सच बताती हूँ कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, स्नैपचैट जैसे ऐप है, डिफरेंट ऐप्स हैं, मैं एग्जांपल एक स्नैपचैट के जो ऑनर्स हैं, जो फाउंडर है स्नैपचैट के, कि वो अपने चाइल्ड को कितना टाइम देते हैं, वो पर वीक 1.5 आवर अपने बच्चे को यूज करने देते हैं स्नैपचैट पर वीक। दैट मीन्स इट्स अ वाइज पेरेंटिंग, कि जो स्नैपचैट का फाउंडर है वो खुद अपने बच्चे को कितना यूज करने दे रहा है। इवन कि अगर हम पाकिस्तान का देखें या इंडिया का देखें तो 24 पर वीक जो है वो हमारे बच्चे ये जो है स्नैपचैट यूज कर रहे हैं। तो अब ये देखें कि हम क्या पेरेंटिंग कर रहे हैं बच्चों की।
कि हमें तो यहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अच्छा, माओ को तो हमने बड़े मशवरे दे दिए, ये अबुओं को, पापाओं को, डैडीज को, इनको भी तो कोई मशवरे दें आप। सेम, मेरे दिल की बात आपने कह दी। अच्छा। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे पास पीटीएम में एक पेरेंट्स आए, मेरे बच्चा जो था वो एक ग्लासेस भी लगी हुई हैं, उससे मैंने काफ़ी सेपरेटली बात भी की, उससे कॉन्वर्सेट की, तो उसने बताया कि मैं फ़ोन बहुत यूज़ करता हूँ और मेरे पापा मुझे फ़ोन देते हैं। अच्छा, मैंने कहा मामा नहीं देती, कहती पापा देते हैं। तो मैंने फिर पीटीएम आई, मैंने पेरेंट्स से बात की, मैंने कहा आप फादर आपने क्यों उनको फ़ोन देते हैं? कहते कि ना मैं सारा दिन आता हूँ, सारा दिन मैं जॉब में बिजी होता हूँ, सुबह आता हूँ, रात को आता हूँ, मैं प्यार मोहब्बत में देता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों है कि पापा का मतलब फ़ोन, कि पापा आएंगे तो फोन मिलेगा, ऐसा क्यों है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब वालिद साहब घर पर आते हैं तो बच्चे उनका फोन लेते हैं। पापा का मतलब होना चाहिए कि पापा आएंगे, हम साथ में खेलेंगे, प्यार मिलेगा, प्यार मिलेगा। एग्जैक्टली यही बेसिक होनी चाहिए। थैंक यू सो मच माहिर तालीम उमर हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि आपने अपनी समर वेकेशंस को कितना फ्रूटफुल बनाना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क को मौशी बहरान से निजात दिलाने के लिए दीगर इक़दामात के अलावा तमाम गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात का खात्मा होना इस वक्त बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि कर्ज़ों पर मबनी मईशत की हालत क्या होती है इसका अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि वज़ारत ख़जाना की जानिब से बताया ये गया है कि इस साल ये माली साल के पहले 6 माह में बजट का 64% कर्ज की अदायगी पर खर्च हुआ। कर्ज की अदायगी पर अखराजात बढ़ने की वजह बुलंद शरह सूद है। सिर्फ सूद की अदायगी पर 4.2 खरब रुपए खर्च हुए हैं। और इसके साथ IMF का एक और मुतालबा सामने आया है कि IMF ने पाकिस्तान से गोश्त और दूध की कीमत तय करने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर से वापस लेने का मुतालबा किया और कहा है कि दूध और गोश्त की कीमतें डीरेगुलेट करके मार्केट पर छोड़ दी जाएं। जबकि बजट की बात की जाए तो वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का वफाकी बजट मुमकिन तौर पर 8 जून को कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला कर लिया है। और इस वक्त बजट से पहले ही हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में मुर्गे के गोश्त, सब्जियों की और दीगर अशिया की कीमतों में वाज़ी कमी देखने में आ रही है। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से रेगुलेट करने के बारे में कहा जा रहा है IMF की तरफ से गोश्त की कीमतों को, दूध की कीमतों को, आपको लगता है कि अब बड़े एक्सपेक्ट्स पे या मैक्रो फाइनेंस पर तो देखा जा रहा था कि किस तरीके से बजट बनाया जाएगा, ये क्या कुछ होगा, माइक्रो लेवल पर आकर भी जो इंटरवीन कर रही है IMF, उसके नताइज बेहतर होंगे या खमियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को? बहुत शुक्रिया। एक बात तो ये तय कर लें कि पाकिस्तान एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ रियासत सिर्फ रेगुलेट करती है, बाकी मामला मार्केट पर छोड़ देती है। और ये सारे अशिया पर है। सिर्फ चंद ऐसी अशिया थी जिनको हुकूमत खुद डायरेक्टली इंटरवीन करके प्राइस कंट्रोल करती थी, और उसका निज़ाम उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स और मकामी सतह तक जो इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनके पर छोड़ा हुआ था। देखा ये गया पिछले कुछ सालों से कि ये कोई बहुत मौसर नहीं रहा, क्योंकि सरकार जो कीमत तय करती है, चाहे मुर्गी की है या दूध की है या और अशिया की है, वो मार्केट में उस तरह से अवेलेबल नहीं होते। और जो सेलर है वो अपनी मर्जी से अपनी जो क्वालिटी वो डिटरमिन करते हैं, और जिस तरह के हालात होते हैं उस हिसाब से बेचते हैं। तो लगता ये है कि इसका फ़ायदा नहीं था, बल्कि मार्केट इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेती थी। तो इसका ये होगा कि अगर डीरेगुलेट होती है तो ये डिमांड एंड सप्लाई पर चला जाएगा, और फिर इसमें कंज्यूमर को एंड में फ़ायदा ही हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब अशिया ज़्यादा होती हैं तो प्राइसेस खुद ही नीचे आती हैं, क्योंकि कंज्यूमर उस प्राइस पर लेने को तैयार नहीं होता। सो मेरा ये ख्याल है कि इसके लॉन्ग रन में फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसमें कुछ नुकसान गरीबों को है। गरीब के लिए तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो फिर उनके लिए प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊंची होंगी और उनके लिए ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये ख्याल ये है कि इसका कोई मौसर निज़ाम मार्केट और हुकूमत का मिलाप से बनाया जाना चाहिए। जैसे मार्केट कमेटियाँ बनाई गई थी जो प्राइस में कंट्रोल करती थी, उसमें हुकूमती एहलकार भी बैठते हैं और जो व्यापारी हैं या जो सेलर है वो भी उसका मतलब इनके तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होते हैं, उससे उसके फ़ायदे होते हैं। सिर्फ हुकूमत पर छोड़ देने से
ये मामला हल नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमत हर दुकान तक नहीं पहुंच सकती। वो मंडी की हद तक तो कंट्रोल कर लेती है, लेकिन जब वो मार्केट में अशिया आती हैं तो वहाँ पर उसका कंट्रोल मुमकिन नहीं रहता। जैसे आप मुर्गी की देख लें, सरकारी रेट इस वक्त शायद 370 रुपए है, लेकिन जो मार्केट में इस वक्त बिक रहा है वो 420 से ऊपर है। तो ये एक फ़र्क हर कमोडिटी में आपको नजर आएगा। तो सरकार इसमें डायरेक्टली अपने तौर पर नहीं कंट्रोल कर सकती, इसमें मार्केट को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर आपने मुर्गी का जिक्र कर ही लिया तो जरा ये बताइएगा कि चूजे की एक्सपोर्ट तो फिलहाल अभी बंद है, क्या लगता है आपको ये पाबंदी कितने लंबे अरसे तक बरकरार रह सकती है? ये ज्यादा देर नहीं रह सकती, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त एवेन्यूज खुल रहे हैं। अभी आपने देखिए, आपने प्याज एक्सपोर्ट किया, जो पाकिस्तानी प्याज है, उससे में आप 250 मिलियन डॉलर कमाए हैं उस एक्सपोर्ट से, लेकिन नतीजा था कि पाकिस्तान की अपनी मार्केट में ये 300 से ज्यादा कीमत पर बिक रहा था, क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं। 250 रुपए का तो मैंने खुद लिया है। कम कीमत आप ईरान से इंपोर्ट करके उससे मार्केट को पूरे करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ। सो ये है कि एक्सपोर्ट को आप बंद नहीं कर सकते। पाकिस्तान असल में अनफॉर्चुनेटली जो सिर्फ रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करता है, फिनिश प्रोडक्ट बहुत थोड़ी हैं जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो नतीजा ये होता है कि आपकी जो ये अशिया हैं जो आम लोगों के इस्तेमाल किया वो भी एक्सपोर्ट हो जाती हैं और फिर मार्केट में उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है। अच्छा, लेकिन अभी प्याज की कीमत खासी कम है इरफान साहब, और दूसरा ये भी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम लोग ईद कुर्बान की तरफ बढ़ेंगे यही कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी। तो बिल्कुल वही बात आ गई जो आप डिमांड एंड सप्लाई के फंक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि अभी टमाटर की कीमत भी कम है। मैंने देखा है कुछ रेडियो पे 70-60 रुपए में अवेलेबल है आराम से टमाटर, और अदरक लहसुन की कीमतें भी खासी कम हुई हैं। देखिए, इस वक्त आप पीक सीजन पर हैं। इस वक्त आपकी जितनी अशिया आप जिक्र कर रही हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं क्योंकि पैदावार अच्छी हुई है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया ईद के करीब आएगी तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाएगी और फिर डिमांड तो बढ़ जाती है, लेकिन प्राइस को भी बढ़ाने के लिए ज़ख़ीरा किया जाता है। तो इस वक्त गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए कि मार्केट को हॉस्टाइल ना होने दे। वो देखे कि अगर पैदावार जो मंडी में आई है वो तो बहुत है, लेकिन जो मंडी से आगे जा रही है वो महदूद है, तो इसका मतलब है कहीं ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हुआ है। सो इस तरह के इंतज़ामी मामलात पर तो हुकूमत को आना चाहिए और देखना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए और अपनी इनपुट देनी चाहिए। लेकिन इससे आगे मुझे ये लगता है कि उसमें हुकूमत मौसर नहीं है। प्राइस को कंट्रोल करके चेक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो पेट्रोल प्राइस है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर कीमतें अभी मजीद कम हो सकती हैं, तकरीबन 5 से 6 रुपए मजीद कमी का इम्कान है। तो इसका आपको लगता है कि जो समरात हैं वो आवाम तक डायरेक्टली पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तो कब तक पहुंचेंगे? देखिए, अभी तक के जो अंदाजे हैं उससे तो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस जैसे ब्रेंट 78 पर है और क्रूड जो है वो 82 पर है। तो इससे लगता ये है कि ये नीचे आ रहा है, ये मुसलसल नीचे की तरफ जाएगा और अगला 1 महीना इसमें मज़ीद कमी होगी। मेरा ये ख्याल है कि इस महीने की जो एवरेज आपकी अभी 15 दिन की जो एवरेज आपकी बनती है पेट्रोल प्राइस की, उससे मुझे लगता है कोई $2.25 कम हुआ है। तो आप उसको अगर कंज्यूमर पर ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, और यकीनन हुकूमत को करना चाहिए, यही IMF से हमारा एग्रीमेंट भी है कि जो भी इंटरनेशनल प्राइस है उसको कंज्यूमर पर ट्रांसफ़र किया जाए, चाहे वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो मुझे लगता है कि इस महीने हमें मज़ीद कमी होगी पेट्रोल प्राइसेस में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी रुझान कमी का ही है। तो अच्छा इरफान साहब, अशिया खुर्दनोशी कीमतों में कमी आ रही है, अच्छी बात है, खुशाइन इक़दाम है, हुकूमत की तरफ से भी सिर्फ डेफिनेटली वेलकम करना चाहिए और सराहा भी जाना चाहिए, और पेट्रोल प्राइस में भी खासी कमी आ रही है। लेकिन गर्मियों का मौसम है, आपको पता है कि हर घर में फ्रिज की ज़रूरत बहुत बढ़ गई है, AC चल रहे हैं, ना भी ज़्यादा हो तो कम से कम एक AC तो है मिडिल क्लास फैमिली के घर में भी, कूलर्स चल रहे हैं। तो बिजली की कीमतों में आपको लगता है कि कोई कमी आ सकती है? अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपका जो सर्कुलर डेट है वो अभी भी 270 बिलियन पर है। अच्छा। और वो सर्कुलर डेट IMF के मायदे के तहत आपको हर हाल में कंज्यूमर पर ट्रांसफ़र करना है। अब उसका मसला वही वजह है जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चूँकि जो आपकी रिसीट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की वो बहुत कम हैं,
तो वो जो नहीं पेमेंट्स वसूल होती हैं वो फिर दूसरे कंज्यूमर पर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। सो ये रुझान अभी बढ़ेगा क्योंकि आपको सर्कुलर डेट जो है वो मिनिमम पर लाना है अगर आपने अगले IMF प्रोग्राम का में जाना है। सो मुझे नहीं लगता कि ये 280 बिलियन का जो शॉर्टफॉल है एनर्जी सेक्टर का वो हुकूमत खुद बेयर करेगी। पहले वो करते थे, सब्सिडाइज कर देते थे कंज्यूमर को और वो लॉस जो है या खुद बेयर करते थे या उसको अक्यूमुलेट करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये नहीं हो सकेगा और हर हाल में कंज्यूमर पर ट्रांसफर होगा। अच्छा सर, इरफान साहब एक और अहम मामला कि जिसका खुमियाजा बड़े लंबे अरसे से अवामी भुगतते चले जा रहे हैं और इस तरह भी ऐसे ही लग रहा है कि हमें भुगतना पड़ेगा। IPPs के साथ जो गलत मुआहदे हुए, आपको लगता है कि उनके ऊपर एक बार फिर से जरा नजरसानी करने की जरूरत है? क्योंकि इन दी एंड हो ये रहा है कि आपकी प्रोडक्शन हो या ना हो, लेकिन कंज्यूमर को वो प्राइस बेयर करनी ही पड़ रही है अपने बिजली के बिलों की मद में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो कैपेसिटी पेमेंट हम करते हैं जो पावर प्रोड्यूसर को, ये एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इससे आप निकल नहीं सकते। इसका एक ही हल है कि आप गर्मियों में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें ताकि जो आप पेमेंट उनको ऑलरेडी कर चुके हैं उसकी कम से कम कंज्यूमर उसका फ़ायदा उठाए। इसका अंडू दो ही तरीकों से हो सकता है। एक तो उन IPPs के साथ आपको बैठकर री ड्राफ्ट करना चाहिए और उसमें टाइम लगेगा, उसमें ज़ाहिर आपको कॉस्ट जो आती है उसको भी देखना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि हुकूमत अगर यूनिलैटरली तो उसे नहीं निकल सकती, तो इंटरनेशनल मीडिएशन IMF के जरिए भी ये निगोशिएट किया जा सकता है कि इस प्राइस को लेकिन देखना ये कि क्या ये हमारी तरजीहात में शामिल है या नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब अपना तज्जिया दे रहे थे मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कि इस वक्त क्या मुल्क में मौशी सूरत हाल चल रही है। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले शादी के हवाले से बात करते हैं कि उसके इस्तकबाल के लिए फूल निछावर करना तो हमने देखा है कि लोगों की कॉमन प्रैक्टिस रही है, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ है जो कि लोगों की कॉमन प्रैक्टिस में नहीं है। दूल्हा ने अपनी दुल्हनिया का इस्तकबाल नोटों के तैयार करदे कालीन से किया, एक कारपेट से किया, और इस कारपेट की तैयारी के लिए $17,300 खर्च किए गए, जिसकी फिलिपीनी करेंसी में मालियत जो है वो 10 लाख रुपए के बराबर है। भाई बड़ी ही लकी निकली है ये दुल्हनिया और बड़ा ही यूं कह लीजिए कि अपनी दुल्हन के तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने वाला एक दूल्हा उसे मिल गया है। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है जो कि आप इस वक्त हमारी साइड विंडो में देख भी रहे हैं। एक और खबर है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि सऊदी अरब के एक सहराई इलाके में एक अजीबो गरीब मामला देखने को मिला और हमने ये देखा कि वहां पर एक धसी हुई चट्टान दरियाफ्त हुई है और उसके बारे में ये कहा जा रहा है, उसकी खासियत ये है कि तपती धूप में भी ये चट्टान जो है वो इंतहाई सर्द रहती है। ये चट्टान जो है वो एक सऊदी शहरी मोहम्मद अल शमरी ने दरियाफ्त की है और इसकी वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जब शेयर की गई तो लोगों ने उसे खासा पसंद किया है। कहा यह गया है कि मौसम चाहे जितना मर्जी गर्म हो, यहाँ पर जब आप पाँव रखेंगे तो ये आपको ठंडी ही महसूस होगी, ये आपको ठंडक का एहसास ही दिलाएगी। और सऊदी शहरी ने यह भी बताया कि जब वो वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उसके आसपास जो रखे गए पत्थर थे, जो पड़े हुए मिट्टी थी, वो तप रही थी क्योंकि टेम्परेचर जितना था उसमें कोई भी इंसान जल भून सकता है। लेकिन जब इस चट्टान पर उसने पाँव रखा तो वो चट्टान ठंडी थी, सर्द थी। और सिर्फ यही शख्स नहीं बल्कि इर्द गिर्द के इलाके के जो लोग हैं जब कभी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं और इस चट्टान पर बैठकर थोड़ी सी ठंडक का एहसास लेते हैं और अपना टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खासी पसंद की जा रही है और दूर दराज के ऐसे लोग जो कि उस इलाके के करीब रहते हैं वो भी जा जाकर इस चट्टान को देख रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है वो भी आप तक पहुँचा देंगे। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में आगरा मुंबई हाईवे पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ने चलते ट्रक से बॉक्स चोरी किया और वो वहां से फरार हो गए। जब वाकई की वीडियो कार ड्राइवर ने कैमरे में महफूज कर ली और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया तो वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मोटरसाइकिल चला रहा है जबकि 2 अफराद ट्रक के ऊपर सवार हैं और ट्रक कि जो चादर है वो काट कर बॉक्स को बाहर फेंकते हैं। मोटरसाइकिल पर सवार ये जो शख्स है वो ट्रक के साथ साथ चलता रहता है और दोनों चोर चलती बाइक में सवार होकर फरार हो जाते हैं। वारदात के दौरान ट्रक ड्राइवर को मालूम ही नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो चोर हैं बड़े ही ट्रेंड चोर हैं और जिस तरीके से बड़ी थेफ्ट स्टोरीज पर मबनी कुछ मूवीज बनाई जाती हैं बॉलीवुड में, तो शायद ये इंस्पायर्ड हो गए ये चोर उस किस्म की मूवीज देखकर
कर, और इस किस्म की मूवीज़ में अगर आप देखें तो आपको डॉन, धूम 3 और धूम 2 कुछ इस किस्म की जो मूवीज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ इस किस्म की जो थेफ्ट स्टोरीज़ हैं वो आपको नजर आएंगी। एनीवेज, वक्त हुआ है ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कल आपसे एक बार फिर से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।